इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के इस 18वें भाग में आपका स्वागत। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 55A। मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ धारा 55A। Section 55A provides that the assessing officer may refer the valuation of a capital asset to a valuation officer in the following circumstances with a view to ascertaining the fair market value of the capital assets for the purpose of capital gains। धारा 55A निर्धारित करती है कि निम्नांकित परिस्थितियों में कर निर्धारण अधिकारी किसी पूंजी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के निर्धारण की दृष्टि से पूंजी लाभों के उद्देश्य के लिए किसी पूंजी संपत्ति को मूल्यांकन अधिकारी को प्रेषित कर सकता है। नंबर 1, in a case where the value of the assets as claimed by the assessee is in accordance with the estimate made by a registered valuer, if the assessing officer is of the opinion that the value so claimed is at variance with its fair market value। ऐसे किसी मामले में जहां करदाता द्वारा दावा किया जा रहा है कि संपत्ति का मूल्य किसी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार है, परंतु कर निर्धारण अधिकारी की राय में ऐसा मूल्य उसके उचित बाजार मूल्य से कम हो। Under this provision, the assessing officer can make a reference to the valuation officer in cases where the fair market value is taken to be the sales consideration of the assets. An assessing officer can also make a reference to the valuation officer in a case where the fair market value of the asset as on 1st April 2001 is taken as the cost of the asset. If he is of the view that there is any variation between the value as on 1st April 2001 claimed by the assessee in accordance with the estimate made by a registered valuer and the fair market value of the asset on that date। इस प्रावधान के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को ऐसे मामले को संदर्भ कर सकता है जहां उचित बाजार मूल्य को संपत्ति का विक्रय मूल्य माना गया है। कर निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन अधिकारी को ऐसे मामलों में भी संदर्भ कर सकता है जहां 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य संपत्ति की लागत माना गया है, यदि उसकी राय में करदाता द्वारा घोषित 1 अप्रैल 2001 का मूल्य जो पंजीकृत मूल्यांकन के अनुमान पर आधारित है और उस तिथि को उचित बाजार मूल्य के मध्य अंतर है। Number 2, if the assessing officer is of the opinion that the fair market value of the asset exceeds the value of the asset as claimed by the assessee by more than 15% of the value of assets as claimed or by more than rupees 25,000 of the value of the asset as claimed by the assessee। यदि कर निर्धारण अधिकारी की राय हो कि संपत्ति का उचित बाजार मूल्य करदाता द्वारा घोषित संपत्ति के मूल्य से 15% से भी अधिक है या करदाता द्वारा बताए गए संपत्ति के मूल्य से 25,000 रुपये से अधिक है। थर्ड, the assessing officer is of the opinion that having regard to the nature of asset and other relevant circumstances, if it is necessary to make the reference। कर निर्धारण अधिकारी का ऐसा मत है कि संपत्ति की प्रकृति तथा अन्य संबद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है। Tax on short-term capital gain in respect of equity shares units of an equity-oriented fund। किसी समता अंशोन्मुखी कोषों के यूनिटों समता अंशों के संबंध में अल्पकालीन पूंजी लाभों पर कर। सेक्शन
11A धारा 111A कंसेशन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ STCG ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एसेट्स। कुछ संपत्तियों के हस्तांतरण पर अल्पकालीन पूंजी लाभ की रियायती दर है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर ए कंसेशन रेट ऑफ टैक्स दैट इज 15% ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ। यह धारा कुछ परिस्थितियों में हस्तांतरण से हुए अल्पकालीन पूंजी लाभों पर रियायती दर अर्थात 15% की व्यवस्था करती है। ऐसे हस्तांतरण निम्नलिखित हो। नंबर 1, एन इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, किसी कंपनी में समतांश। और सेकंड, ए यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, किसी समता अंशोन्मुखी कोष। नंबर 3, अ यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट, व्यवसायिक ट्रस्ट की एक इकाई। नंबर 2, कंडीशंस, शर्तें। द कंडीशंस फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस कंसेशनल रेट आर, इस रियायती दर का लाभ लेने के लिए निम्न प्रकार से शर्तें इस धारा में जोड़ी गई है। नंबर 1, द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ सच इक्विटी शेयर और यूनिट शुड बी entered into on or after 1st October 2004, being the date on which Chapter 7 of the Finance Number 2 Act 2004 came into force. And number 2, such transaction should be chargeable to securities transaction tax under the said chapter. ऐसे समतांश या यूनिट के विक्रय का लेन देन 1 अक्टूबर 2004 को या उसके बाद होना चाहिए। वो तारीख जब वित्तीय नंबर 2 अधिनियम 2004 का अध्याय 7 लागू किया गया था। और ऐसा लेन देन प्रतिभूति लेन देन कर के लिए कर योग्य होना चाहिए। However, short-term capital gain arising from transactions undertaken in foreign currency on a recognized stock exchange located in an international financial service center would be taxable at a concessional rate of 15%, even though STT is not leviable in respect of such transaction. हालांकि कोई लेन देन जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र IFSC पर स्थापित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में विदेशी मुद्रा में हुआ हो और उससे अल्पकालीन पूंजी लाभ अर्जित हुआ हो, तो वह रियायती दर 15% से कर प्रभारी होगा, भले ही उस लेन देन पर प्रतिभूति लेन देन कर लागू नहीं होता है। एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, पूरी तरह से प्रयुक्त न हुई मूल कर मुक्ति सीमा के लिए व्यवस्था। इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और HUF, if the basic exemption is not fully exhausted by any other income, then such short-term capital gain will be reduced by the exhausted basic exemption limit and only the balance would be taxed at 15%.
However, the benefit of availing the basic exemption limit is not available in the case of non-residents. यह धारा व्यवस्था करती है कि निवासी व्यक्तियों या संयुक्त हिंदू परिवार की दशा में यदि मूल कर मुक्ति सीमा किसी अन्य आय द्वारा पूरी तरह प्रयुक्त नहीं हो पाती है तो अल्पकालीन पूंजी लाभों की मुक्ति सीमा पूरी की जाएगी। केवल शेष अल्पकालीन पूंजी लाभ की 15% की दर से कर योग्य होगा, लेकिन मूल मुक्ति सीमा का ऐसा लाभ अनिवासियों की दशा में उपलब्ध नहीं होता है। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अगेंस्ट STCG टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। धारा 101 के अंतर्गत कर प्रभार्य अल्पकालीन पूंजी लाभ पर अध्याय 6A के तहत कोई कटौती नहीं। Deductions under Chapter 6A cannot be availed in respect of such short-term capital gains on equity shares of a company or units of an equity-oriented mutual fund or unit of a business trust included in the total income of the SSE। अध्याय 6A के अंतर्गत कटौतियाँ करदाता की कुल आय में से शामिल समता अंशोन्मुखी म्यूचुअल फंड के यूनिटों या किसी कंपनी के समता अंशों पर ऐसे अल्पकालीन पूंजी लाभ के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी। धारा 6A के अंतर्गत जो कटौतियाँ दी जाती है उसके बारे में हम बहुत बाद में, जब सभी 5 शीर्षकों का अध्ययन कर चुके होंगे, उसके पश्चात डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।